नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, आज हम लोग घटनाचक्र का पूर्वावलोकन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज साथियों साइंस का अध्ययन करने वाले हैं। और इस सामान्य ज्ञान में साथियों हम लोग आज सबसे पहले फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक साथियों, जो चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टर का हम लोग साथियों इस सेशन में बारीकी से अध्ययन करेंगे साथियों। तो आज का यह पहला चैप्टर आपका होगा साथियों प्रकाश। ठीक है साथियों, हम लोग पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सारा साथियों अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, और आपका हिस्ट्री का हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक, इसका भी क्लास अपलोड हो रहा है साथियों। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी जरूर देखें। साथ ही साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे आपको आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करवाया गया है, बहुत ही विस्तार ढंग से। और साथियों अभी बिहार स्पेशल और पॉलिटी का क्लास चल रहा है साथियों, तो आप सभी लोग एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट पर जाए साथियों और सारे क्लास को देखें। ठीक है, यहाँ पे खासकर बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए साथियों बहुत ही अच्छे ढंग से कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे आएँ तो ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट करें। उसके बाद साथियों आप लोग डिसाइड करें कि इस चैनल पर रुकना है या फिर नहीं। तो साथियों आज हम लोग पूर्वावलोकन का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सामान्य ज्ञान को हम उठाएं साथियों, क्योंकि इसमें पिछले बार 68 के जो पेपर था साथियों, इसमें देखा गया है कि साइंस के बहुत ही टफ प्रश्न थे। इसलिए साथियों हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि साइंस के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा पाएँ। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज हम लोग प्रकाश का बारे में, प्रकाश के सारे उस पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं साथियों, साथ में तथ्यों के साथ करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठेंगे साथियों। जो भी क्वेश्चन का तथ्य बताएंगे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है साथियों, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, 200 से 280 nm होते हैं साथियों। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम की ऊर्जा सर्वाधिक होती है साथियों। अंततः विकल्प बी जो है साथियों यह अवशिष्ट सही हो जाएगा साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है साथियों आपका, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई पड़ता है साथियों? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, 400 से -700 nm दिखाई पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परासन 100 नैनोमीटर से कितना हो जाता है साथियों? तो 10⁻6 nm तक विस्तृत है साथियों। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण साथ भी कहते हैं। और साथियों ध्यान रखिएगा, दृश्य प्रकाशन जो कि कितना है साथियों? तो 400 nm से 700 nm है, तथा अवरक्त की अगर विकिरण की बात की जाए तो यह विभाजित किया जा सकता है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है साथियों आपका कि दृश्य प्रकाशन का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, कितना होता है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 390 माइनस साथियों 780 nm के बीच इसका होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं साथियों। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आँख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आँख 390 nm से लेकर साथियों 750 nm तरंग दैर्घ्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है साथियों। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए साथियों, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वह है साथियों आपका, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है, क्या है साथियों? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी साथियों, 3900 एस माइनस साथियों कितना है साथियों? 7600 डिग्री है साथियों। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
साथियों इसके बारे में थोड़ा हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जान लेते हैं। तो दृश्य स्पेक्ट्रम जो कि प्रकाश को कहा सकते हैं हम साथियों, दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश का स्रोत की दूरी तथा तीव्रता आदि पर निर्भर करता है साथियों, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आंख साथियों 380 से 700 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्ध्य का क्या करता है साथियों, दृश्य प्रकाश को देखने में सक्षम होता है। साथियों आगे बात किया जाए तो आगे है एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी क्या की गई है साथियों, इसकी सीमा जो है वह 400 से 700 नैनोमीटर में लिखी हुई हमें मिलती है। अंततः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्प के अनुसार इस पर परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन करेंगे। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा साथियों। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिले तो थोड़ा कन्फ्यूज आप हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे साथियों और एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे। आगे के प्रश्न है आपका कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह क्या है साथियों, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 5500 डिग्री ए हो जाएगा इसका सही आंसर साथियों। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5000 सॉरी साथियों ऊपर में गलती हो गया था, 5500 डिग्री ए या 555 nm तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक क्या है साथियों, सुग्राही है। साथियों nm का मतलब नैनोमीटर होता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्ञानते है कि इस दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 nm से लेकर साथियों कितना हो जाएगा 700 nm होती है, और मानव क्षेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यता तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें क्या होती है साथियों के प्रति क्या होती है, सर्वाधिक सुग्राही होती है साथियों। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आगे के प्रश्न कह रहा है आपका कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है साथियों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएंगे कि प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान होता है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। आगे अगर बात की जाए तो आगे है कि प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यकीकरण, विवर्णित, ध्रुवन और साथियों आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जा सकती है। आगे हम लोग बात करें साथियों तो आगे है कि गुणों जैसे प्रकाश, विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जा सकती है साथियों कि प्रकाश ऊर्जा के क्या है तो छोटे पेप्टे से मिलकर बनता है साथियों, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है साथियों आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है साथियों, प्रकाश का वेग अधिकतम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात होता है। ठीक है साथियों, यह निश्चित नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए साथियों आगे हम लोग बात करें तो आगे है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको सही याद रखिएगा साथियों कि कांच के बीच इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट साथियों थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है साथियों, यह याद रखेंगे। कांच, निर्वात, जल तथा साथियों वायु से कांच का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है साथियों ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम हो जाती है, यह भी ध्यान रखेंगे। आगे है साथियों आपका प्रश्न, साथियों हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है किस पर, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग तथ्यों को समझ लेते हैं फिर हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। साथियों यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसका आंसर दिया है गया नहीं है साथियों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, तो इसको हम लोग तथ्यों के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिएगा साथियों, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम से के प्रकाशीय
घनत्व पर निर्भर करता है, जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। साथियों, किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा, उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। साथियों, यह भी ध्यान रखिएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साथियों उसके प्रकाशीय घनत्व का संकेतन होगा। तो वायु का प्रकाशीय घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर भी साथियों निर्भर करेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वायु में प्रकाश का वेग साथियों उसके प्रकाशीय घनत्व, तापमान तथा दाब पर निर्भर करता है। तो इस चीज़ को सही याद रखिएगा साथियों। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आगे है साथियों आपका, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक सेकंड साथियों, चलिए क्या कह रहा है साथियों कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। साथियों, यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है साथियों कितना में, तो 8 मिनट में हो जाएगा साथियों। यह दोहराया गया प्रश्न है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों कि प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने पर जो जड़ प्रभावित होती है साथियों वे हैं, तो वह क्या हो साथियों, तो वह तरंग दैर्ध्य और वेग हैं। इसको ध्यान में रखिएगा साथियों आप लोग। आगे हम लोग बात करें साथियों तो कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। साथियों, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है साथियों, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग क्या होता है, बदल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है। आगे हम लोग बात करें साथियों तो आगे है आपका कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आवृत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है साथियों, सी या फिर सा नहीं बदलता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रश्न है साथियों, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। साथियों, जब हम लोग इस चैप्टर का पूरा विश्लेषण करेंगे तो हम लोग सारे चीज़ों को समझेंगे और वहाँ पे क्वेश्चन को बनाकर भी समझेंगे। आपका चैप्टर वाइज हम जल्द ही आपका टॉपिक लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे आपको पढ़ा दिया जाएगा साथियों। एग्ज़ाम से पहले सारा चैप्टर वाइज हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हम नोट्स बना रहे हैं साथियों, उस पर थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों तो आगे का प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रखेंगे इसकी सही आंसर ए हो जाएगा साथियों। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अविलंब से दूर घट जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे साथियों। इसके बारे में थोड़ा जान लें तो जब क्या हो रहा है साथियों कि जब प्रकाश की किरण संगम माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल क्या होती है साथियों, बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर घट जाती है। ज्ञान तो रहे साथियों कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगम माध्यम में प्रवेश करती है तो यह हो जाता है साथियों अविलंब की ओर झुक जाती है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा साथियों। लेक्चर कैसा लग रहा है साथियों आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ साथियों आप लोग जो भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी जो भी हो साथियों, यूपीपीएससी, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें साथियों ताकि सभी लोगों को इस सेशन से लाभ मिल सके साथियों। यही मेरा उद्देश्य है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लाएं और आप लोग बस इतना कोशिश करिए साथियों कि चैनल पे लोग अधिक से अधिक जुड़ पाएं ताकि मेरे मेहनत को भी आप लोग समझ सकें। हम जो मेहनत कर रहे हैं साथियों उस चीज़ को आप लोग समझा करें। चलिए आगे है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा
होता है साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। थोड़ा तथ्यों की अगर बात की जाए साथियों तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया साथियों, रासायनिक समीकरण साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, यह भी बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग विधि को बताया जा रहा है साथियों, तो इस विधि को याद रखिएगा। वैसे इस विधि के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जब हम चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, एक बार चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं साथियों, तो वहाँ पे भी एक बार क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नियोन, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। नियोन गैस विसर्जन लेपों, डिस्चार्ज लैंप्स एवं ट्यूबों तथा प्रतिद्युत बल्बों में भरी जाती है साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए साथियों कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है साथियों, इसका सही आंसर बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस तथ्य के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, तो इसके बारे में यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों। चलिए यहाँ देखिए साथियों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शी पतली परत सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पड़ते हैं साथियों, तब क्या होता है, तो श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है साथियों, जो परत के दोनों पृष्ठों में परावर्तित तथा अपराजित प्रकाश किरणों में व्यक्तिकरण होता है। इस बड़ी घटना के परिणाम साथियों वह परत चमकदार दिखाई पड़ता है, इसे ध्यान में रखेंगे साथियों। आगे है आपका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हीरे से कांच में। साथियों इसका सही आंसर हीरे से कांच में हो जाएगा। कैसे होता है, थोड़ा तथ्यों को समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी संगम माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतित कोण से क्या होती है साथियों, तो अधिक हो जाने पर आपतित किरण संघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का आवर्तनांक कांच से अधिक होता है के कारण हीरे के कांच के साथियों प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस भी याद रखेंगे साथियों। आगे है आपका कि प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है साथियों, तो वह आपका हो जाएगा पूर्ण अभ्यंतरण परावर्तन। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा तथ्यों को देख लेते हैं। तो प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है साथियों, इसे ध्यान में रखेंगे, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है और इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है साथियों, यह चीज़ याद में रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आगे की प्रश्न है साथियों कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरक्षण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग किया जाता है। साथियों इसका सही आंसर कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथियों इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे की बात की जाए तो कहता है साथियों निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सही आंसर हो जाएगा साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। साथियों आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। साथियों इसका सही आंसर प्रकाश तरंग हो रहा है। और इस तथ्यों की अगर बात की जाए तो थोड़ा हम लोग तथ्यों पे भी ध्यान देते हैं। तंतु प्रकाशीय संरचना एक प्रणाली है साथियों, जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में भेजी जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात किया जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है साथियों? पहला है कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है साथियों, प्रकाशिकीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। और चौथा साथियों, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। साथियों इसमें से कौन सा कथन सही होगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो रहा है साथियों। कथन नंबर 1, 2 और 3 इसका सही कथन है साथियों। इस चीज़ के बारे में आप लोग समझिएगा यहाँ पे। साथियों यहाँ ध्यान देते हैं थोड़ा सा तथ्यों के बीच। तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिका होती है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसमें साथियों प्रकाश का किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है, जो कि हम लोग अभी ऊपर के स्लाइड में बात किए। प्रकाशिकीय तंतु साथियों संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। यह वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है साथियों। वर्ष 2000 ईस्वी में साथियों स्टाइल्ट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशीय तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया था। और साथियों न कि रिलायंस उद्योग के द्वारा, यह भी ध्यान में रखिएगा साथियों। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था रिलायंस उद्योग के द्वारा, देख सकते हैं, तो यह बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का सरल आंतरिक परावर्तन साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसके तथ्यों की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि एक एंडोस्कोप है क्या? एक एंडोस्कोप क्या है? क्या वो सक्कर्णीय दूरदर्शी है, सरल सूक्ष्म दूरदर्शी है, कैमरा का प्रकाश है, या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों थोड़ा तथ्यों की ओर। तो कह रहा साथियों एक एंडोस्कोप एक चिकित्सक उपकरण है साथियों, और इसमें कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। ठीक है साथियों, इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र देखने के लिए करते हैं। और साथियों इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यह भी याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे कह रहा साथियों आपका कि मृगमरीचिका का कारण है। साथियों मृगमरीचिका की क्या कारण है साथियों, यह पूछ रहा है, कारण है साथियों। इसका सही आंसर आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तथ्यों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा साथियों, क्योंकि तथ्य ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सब जगह मिल जाते हैं साथियों, लेकिन तथ्य के साथ क्वेश्चन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम सभी को तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। साथियों मिरज क्या है साथियों? तो मिरज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें साथियों प्रक्षेप आंतरहीन और जलाशय एवं दृश्य वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूप दिखाई पड़ते हैं। साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पानी में देखेंगे तो आपका इमेज जो होगा साथियों वह उल्टा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण से दिखाई पड़ता है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे कह रहा है कि वस्तुतः और प्रक्षेप के बीच एक की दूरी कम करने का प्रक्षेप का भ्रमण दूर होता है और वह विपरीत
बीम नहीं हो पाता साथियों। मरीचिका वायुमंडल अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है साथियों, जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है साथियों, तब वह विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तन करती है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे कह रहा है कि किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों जो हवा की परतों से अपवर्तित होता है, त्यों तो वह अभिलंब से अत्यधिक विचलित होता है साथियों, और क्या होता है, अंततः आंतरिक पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, तो प्रत्येक वस्तु के काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसे ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग। आगे कह रहा है आपका कि मरीचिका का बनना उदाहरण है साथियों। मरीचिका का बनना उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कुल आंतरिक परावर्तन का। साथियों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए तो नेक्स्ट है कि मृगतृषा उदाहरण है। मृगतृषा किसका उदाहरण है साथियों, तो मृगतृषा जो है वह आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। साथियों क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है साथियों, यह याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। साथियों तथ्य क्या है, तो तथ्य है एक पहला है स्थलीय तापमान, दूसरा है प्रकाश परावर्तन, तीसरा है प्रकाश अपवर्तन, चौथा है साथियों प्रकाश विवर्तन। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देते हैं साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, कथन नंबर 1 और साथियों 3। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। आगे हम लोग बात किया जाए तो आगे का प्रश्न कह रहा है साथियों, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है साथियों। एक कटा हुआ हीरा चमकता क्यों है साथियों, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। इसका कारण क्या है, तो साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है साथियों, एक कटा हुआ हीरा अधिक जगमगाता है साथियों, अधिक चमकता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तथ्यों की अगर बात की जाए तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, यह पहले इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहा जाए साथियों कि इसकी कटाई या फिर तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो साथियों बाहर निकलने से पहले उसका कोई बाहर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार साथियों कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के से हीरे क्या होते हैं साथियों, जो चमकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। आगे कह रहा है साथियों कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें क्या होता है साथियों, तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है साथियों, उससे पहले थोड़ा तथ्यों के देख लें हम लोग। तो साथियों तथ्य क्या कह रहा है, तथ्य कह रहा है साथियों कि हीरो के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चूँकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक साथियों 2.42 होने के कारण क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अंततः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठ एक बार क्या होता है साथियों, पूर्ण परावर्तन होता है, इस कारण से हीरे अधिक चमकते हैं। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे कह रहा है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। साथियों इसका सही कथन क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साथियों। एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, दूसरा है प्रकाश के अवशोषण के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, या फिर साथियों इसके आणकीय संरचना के कारण। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए तो नेक्स्ट कहता है साथियों कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। दोहराया गया प्रश्न साथियों, और इसका सही आंसर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा साथियों। आगे है कि नीचे 2 व्यक्त दिए गए हैं, जिसमें से एक
को कथन और दूसरे का कारण कहा गया है, इस पे थोड़ा हम लोगों को विचार करना होगा। पहला है साथियों कथन, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच के अधिक झिलमिलाता है साथियों, यह कह रहा है। दूसरा कारण कह रहा है साथियों कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। साथियों इन दोनों कथनों को हम लोग आगे देखते हैं सही कौन सा है। क्या ए और आर दोनों सही है, या फिर साथियों आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है साथियों, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है या फिर आर सही है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। साथियों इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। साथियों यहाँ पे हम लोग थोड़ा तथ्यों की देख लेते हैं। तो हीरे के झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक के कारण होता है साथियों, परिणाम स्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम होता है तथा इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है साथियों। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारिक कांच के अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का पूर्णांक साथियों म्यू इक्वल टू 1.51 होता है साथियों। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार का कथन ए सही हो जाएगा साथियों और आर गलत हो जाएगा। साथियों आगे हम लोग बात करें तो आगे कह रहा है साथियों कि किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशन प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेलोग्राफी। ठीक है साथियों, हेलोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन पे अगर बात की जाए तो हेलोग्राफी वह तकनीकी है जिसमें लेंसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआंगमिक चित्र बनाया जाता है। हेलोग्राफी साथियों ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। और साथियों हेलोग्राफी का बहुत उपयोग अभिलेखों का वंचित कर है साथियों, यह भी ध्यान में रखेंगे। तो साथियों आगे हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यह था साथियों आपका पूरा प्रकाश चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव, जो कि अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं या फिर साथियों आगे भी पूछने की संभावना है। क्लास कैसा लगा साथियों आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं साथियों। आपका यह रेगुलर क्लास चलता रहेगा साथियों, बीपीएससी को ध्यान में रखकर, यूपीपीएससी का पीटी को ध्यान में रखकर और साथियों यूपीएससी के पीटी को भी ध्यान में रखकर आपका पूरा यह क्लास रेगुलर बना रहेगा साथियों। इस पे आपको साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और साथियों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी का आपका पूरा विस्तार से क्लास थ्योरी बाय क्लास भी करवाया जा रहा है साथियों, और करवाया जाएगा आगे, और ऑब्जेक्टिव बाय भी क्लास करवाया जा रहा है। तो साथियों आप लोग चैनल से जुड़े रहें, कमेंट कर अधिक जरूर बताएं साथियों। और एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोगों तक अधिक से अधिक इस चैनल को पहुंचाएं, इस लेक्चर को पहुंचाएं, ताकि हमें भी लगे साथियों कि हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में हम लोग दूसरे टॉपिक पे दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। तब तक के लिए यहीं पे जय हिंद, जय भारत।